Hi guys, today we are going to do second chapter, what is democracy, why democracy of your civics. So first chapter is not included in your course, so we are not going to discuss about that chapter. So actually what is there in this chapter? So this chapter, it is somewhere or the other it is linked with the first chapter. So first chapter was all about democracy, that is democratic form of government and non-democratic form of government. A brief introduction was given in first chapter. So now this is an overview, so you can read it on yourself because nothing much is given here. So let's start. What is democracy? In chapter 1, we read many stories from different parts of the world. Through these stories, we discussed various governments and organizations. We called some of these democracies, other were described as non-democracies. तो जो चैप्टर 1 था उसमें हमने बहुत सारे स्टोरीज डिस्कस किए थे, दो वी हैवंट रेड. सो चैप्टर 1 में हमें बहुत सारे स्टोरीज दिए गए थे, जिसकी वजह से हमें कंक्लूजन क्या मिला, क्या होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब हमें कुछ एग्जांपल्स मिले थे कि क्या डेमोक्रेसीज़ के क्या एग्जांपल्स थे और नॉन डेमोक्रेसीज़ के क्या एग्जांपल्स थे. उनके कुछ एग्जांपल्स हमें चैप्टर 1 में दे रखे थे. So can you recall for each of these countries something about the governments that were described as democracies? So जो पहला चैप्टर था उसमें ये 3 एग्जाम्पल्स दे रखे थे. Chile before and after Pinochet's rule, Poland after the fall of communists, Ghana in the early period of Nkrumah's government. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखे थे, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो वॉट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम? तो ये पूछ रहा है कि क्या कॉमन क्या है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्यों हम इन सबको डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं? वाई नॉट वी आर टेलिंग देम और गिविंग देम द टैग ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? What is it that distinguish these governments from Pinochet rules in Chile, communist rule in Poland, or the later period of Nkrumah's rule in Ghana? So ये कुछ introduction था basic तो. So what do these governments have in common with the military rule in Myanmar? तो क्या चीज़ कॉमन है इसमें, यही बोल रखे है कि क्या कॉमन है एक डेमोक्रेटिक में नॉन डेमोक्रेटिक में, ऐसा क्यों कॉमन क्या है. सो वाई डू वी से दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक? तो ये जो तीनों जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक है. तो क्वेश्चन ये है कि हम इनको नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कह रहे हैं. सो ये इसका आंसर जो है हमें एंड ऑफ द चैप्टर में मिलेगा. So on the basis of this analysis, write down some common features of democratic government और non-democratic government. तो democracy और non-democracy में common क्या है ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर हमें लास्ट में मिलेगा. So why define democracy? So before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. So ये तो photographs है जो कि अब इस साल include हो गया एग्ज़ाम्स में. So we will discuss it later. So ये जो है ये एक कॉन्वर्जेसन है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, जहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो टीचर को पूछती है कि क्या डेमोक्रेसी है और उसमें होता क्या है. सो एट द एंड कंक्लूजन ये आता है कि हम डेमोक्रेसी को पहले कैसे डिफ़ाइन करते थे. पहले हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करते थे जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा दैट डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन. ये बेसिक सा डेफिनेशन था जो डेमोक्रेसी को बहुत पहले दे रखा था. किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने. 1 मार्क का क्वेश्चन. सो ये तो हो गया हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन. नाउ दूसरा अगर हम कुछ कर सकते हैं वो है डेमोक्रेटिया. डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है. तो अक्सर जितने भी वर्ड्स होते हैं ऐसे वो सारे ग्रीक या लेटिन वर्ड्स यहाँ से वो लाए गए होते हैं. सो डेमोक्रेसी भी एक ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक में और उसका ओरिजिन हुआ, जिसको हम डेमोक्रेटिया बोलते हैं ग्रीक में. इंडिया में हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. सो डेमोक्रेटिया जो है वो 2 वर्ड्स से बना है, दैट इज़ डेमोस एंड क्रेटिया. डेमोस का मतलब है पीपल, हम लोग, एंड क्रेटिया मीन्स रूल. इसका मतलब क्या है? पीपल एंड रूल. सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल बाय पीपल, मतलब हम लोग रूल करेंगे. तो हमारे 18 ईयर्स नहीं है बट
फिर भी आगे जाके हम ही रूल करेंगे बिकॉज हम लोग इलेक्ट करते हैं उन लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को. सो डेमोक्रेसी इज़ व्हाट रूल बाय पीपल. यहाँ पर लोगों का राज चलता है. सो ये दो डेफिनेशंस थे इस पूरे कॉन्वर्जेशन में. सो नाउ इसके आगे जो आता है वो है सिंपल डेफिनेशन. मतलब अगर स्कूल में 1 मार्क का पूछेंगे या 2 मार्क्स का पूछेंगे कि है क्या डेमोक्रेसी, असल में होता क्या है डेमोक्रेसी, तो यही होता है डेमोक्रेसी विच इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. So let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. In the last chapter, we identified one simple common factor to all the democracies. The government is chosen by the people. तो पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि एक डेमोक्रेटिक में और एक नॉन डेमोक्रेटिक में दो चीज़ें कौन थी. वो थी जो भी इलेक्शंस होते थे ना, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते थे उनको हमने चुना, उनको लोगों ने चुना, ये चीज़ थी उनमें कॉमन. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये है असली डेफिनेशन. अब्राहम लिंकन ने कहा ठीक है, ग्रीक वर्ड में कुछ है वो भी ठीक है. असली डेफिनेशन क्या है वो ये है दैट डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो रूलर है, पीएम है, सीएम है, कोई भी हो, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हम उनको इलेक्ट करेंगे. अगर मेजॉरिटी बोलती है कि पीएम या फिर कोई भी कैंडिडेट ए होना चाहिए तो वही होगी, राइट. तो ये है डेमोक्रेसी. सो दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. This definition allows us to separate democracy from other forms of government that are clearly not democratic. तो इस definition का इस्तेमाल करके मैं एक डिफरेंस बना सकती हूँ बिटवीन व्हाट डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी. मैं ये कह सकती हूँ कि डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है ही और शी इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं. बट नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट कर सकते हैं, वो खुद अपने आप को इलेक्ट कर सकते हैं, मैल प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो है आगे. सो द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रूलर्स है म्यांमार के, पीएम सीएम प्रेसिडेंट जो भी हो, उनको लोग इलेक्ट नहीं करते. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि म्यांमार में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं. बट आगे देखते हैं होता है क्या. सो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. सो उसका मतलब ये है कि म्यांमार में ऐसा चलता है कि जो लोग भी आर्मी में काम करते हैं, वहाँ के हेड होते हैं आर्मी के, उन्हीं लोगों को या आर्मी के मेंबर्स को, उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बनो. बाकी जो पार्टीज़ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कोई भी आ ही नहीं सकता. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता. सो पीपल हैव नो से इन द डिसीजन. वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी पॉलिसी आगे बढ़ाई जाएगी, उनको कौन लेगा, आर्मी लेगी. बिकॉज ये एक तो डेमोक्रेटिक है नहीं, जो भी है वो आर्मी करेगी. अब क्या हुआ फिर, कोई भी डिसीजन हो वो चाहे हमारे फेवर में ना हो, हमारे अगेंस्ट में हो, तो भी हमें मानना पड़ेगा. तो ये होता है म्यांमार में एंड मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यही होता है दैट पीपल को डिसीजन में कोई राइट नहीं है. वहाँ पे जो भी हो रहा होगा वी हैव टू फेस इट, हमें वो सहना पड़ेगा. सो डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो डिक्टेटर था, कोई पिनोचेट नाम का होगा कोई, सो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, या तो ये आर्मी से या फिर रॉयल फैमिली से आए और उनको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस ऑल्सो अप्लाइज इन मोनार्कीज. नॉन डेमोक्रेटिक का और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो मोनार्की भी उनमें से एक एग्जाम्पल है. मोनार्की इज़ रूल बाय सिंगल, कंजर्वेटिज्म चलता है, जो कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे. सो द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया के बारे में एक फेमस पॉइंट आता है, वहाँ पर वुमेंस को राइट टू वोट नहीं है, राइट. सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं. So the king of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. तो अगर हम नेपाल की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, यहाँ पे कोई रूलर था पहले से, और वो लोग कहाँ से थे, एक रॉयल फैमिली से थे, मतलब रिच, राइट. सो इसके आगे जो अगर ये फादर जो है वो चला गया, तो इसके आगे कौन आएगा, इसका सीट कौन लेगा, उनका बेटा लेगा, राइट. तो ये था, मतलब अगर रॉयल फैमिली का है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो भी है उस सीट को ले लेंगे. मतलब हम कॉमन सिटीज़न को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम वहाँ जाएँ, हम वहाँ बैठे और हम लोग एक चार्ज ले कंट्री को रूल करने का. सो जो लोग उसको लेना चाहिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, उनको वो सीट मिलती नहीं है और कंट्री जो है ऐसे ही चलता है.
सो द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडवोकेट. तो हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ा दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सही नहीं है. इज़ द रूल बाई पीपल. कई बार ये गलत प्रूफ हो जाता है बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में जो चलते हैं. It reminds us that democracy is people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election democracy. तो इसमें यही कह रहा गया कि जो elections होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में भी वो भी कई बार अनफेयर होते हैं. सो दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी भी कहीं जगह नॉन डेमोक्रेटिक बन ही जाता है, जो कि NCERT जो है उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं देता. सो बट तो यही है ट्रुथ, राइट. सो एज वी नोटेड इन चैप्टर 4 जो बाद में पढ़ेंगे, एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी मीन्स आज का ज़माना. सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी. तो हर कोई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक बनना चाहती है. क्यों बनना चाहती है डेमोक्रेटिक? क्योंकि है एक एडवांटेज. क्या है? इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, तो चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक ना हो या हो, फिर भी वो डेमोक्रेटिक रहना चाहती है या फिर बनना चाहती है. क्योंकि वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ गिवन, दैट इज़ वाई वी नीड टू बी केयरफुल. ओके, सो ये रीज़न यहाँ पे नहीं है कि हर कोई कंट्री डेमोक्रेसी क्यों बनना चाहता है. हर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए बनना चाहता है क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोग रूल करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन बनेगा वो हमारे हाथों में. अगर हम मानेंगे तो डिसीजन आगे जाएगा, अगर हम मना कर देंगे तो डिसीजन फॉलो ही नहीं होगा. अगर वो रूलर जिसको हमने इलेक्ट किया वो अच्छा नहीं है, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 years के बाद हम उनको चेंज कर सकते हैं और आगे हम उनको कभी अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं. तो क्या तो वी आर रूलिंग एवरीथिंग, सब कुछ हमारे अंडर हो रहा है. So that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. तो इसीलिए हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है तो वो क्या सच्ची में है या फिर वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, मतलब वो या फिर सिर्फ नाटक कर रही है दिखाने के लिए क्या वो डेमोक्रेटिक बन रही है. सो वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसका मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या वो सच्ची में वो सारे रूल्स फॉलो कर रही है या फिर सिर्फ नाटक है, तो उसको अगर हमें करना है, चेक करना है, एग्जामिन करना है, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर हम ये जान गए इसका मतलब ये है कि हम देख पाएंगे, हम चेक कर पाएंगे कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये नहीं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन. सो एट द एंड इस पूरे पैराग्राफ में से अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये 2 marks का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे पेज में, मतलब इन 2-3 पेजेस में यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. So that was all about simple definition of democracy. So in next video we are going to continue and we are going to study the features of democracy. So this is what we are going to study. So please do watch the next video.